Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पैरियोडिक क्लासिफिकेशन देखा था। मींस किस तरीके से एलिमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ और क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे हम मॉडर्न पैरियोडिक टेबल तक पहुँचे। मींस हमने लास्ट क्लास में डॉबर ने ट्राइड कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने न्यूलैंड ऑक्टेव को डिस्कशन में लाए थे। हम लोग मेंडलीव की पैरियोडिक टेबल डिस्कशन में लाए थे और मेंडलीव की पैरियोडिक टेबल की मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की बातें कर ली थी। आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो होगा मॉडर्न पैरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल जो थी बेसिस जो यानी अभी तक हमने जितनी भी पैरियोडिक टेबल पढ़ी हैं, जितनी भी टेबल्स का क्लासिफिकेशन देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो उसमें देखा था कि सारा क्लासिफिकेशन टोटली बेस्ड किस में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था। लेकिन ये जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल थी ये एटॉमिक नंबर पर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। अब ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आया, कि कौन साइंटिस्ट इसको लाए, तो वो डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस समय एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले क्या कर रहे थे? तो उस समय हेनरी मोजले एक्स रेज पर स्टडी कर रहे थे, यानी एक्स रेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्स रेज पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे। और जब वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक्स रेज या किसी भी रेज से निकलने वाली जो रेज निकलती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी का जो रूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो बराबर आ रहा था किसके? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के। सर एटॉमिक नंबर तो उस समय आए नहीं थे, तो एटॉमिक नंबर नहीं, एक्चुअल में उस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आ रहा था। और हमें पता है कि किसी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो उन्होंने ये स्टडी की कि हर एलिमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी का जो रूट की वैल्यू आ रही थी वो किसके बराबर आ रही थी? उस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट की अपनी एक स्पेशल फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी रूट की वैल्यू जो आती है वो किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर के। तो इस तरीके से यहाँ से कंसेप्ट आया एटॉमिक नंबर का। जब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंबाइंड फॉर्म में वर्क किया और कंबाइंड फॉर्म में वर्क करने के बाद कहाँ पर आए? तो वो उन्होंने एक मॉडर्न पैरियोडिक टेबल दे दी। हालांकि उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका क्या कहेंगे योगदान था, लेकिन इन शॉर्ट नाम किसका लिया जाता है मॉडर्न पैरियोडिक टेबल के लिए? नील बोहर्स ने, यानी नील बोहर्स ने क्लासिफिकेशन किया था मॉडर्न पैरियोडिक टेबल को। और हेनरी मोजले कौन थे? तो हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी के थ्रू। तो इसके बाद जब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया तो हमारे पास मॉडर्न पैरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया आ गया और वो था एटॉमिक नंबर। और अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि मेंडलीव पैरियोडिक टेबल में एक लॉ था, मेंडलीव ने एक लॉ दिया था अपनी पैरियोडिक टेबल के लिए। इसी तरीके से मॉडर्न पैरियोडिक टेबल के लिए भी एक लॉ दिया गया जिसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न पैरियोडिक लॉ, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल लॉ या मॉडर्न पैरियोडिक, ठीक है, पैरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पैरियोडिक लॉ क्या कहता है? तो ऑलमोस्ट वही था जो मॉडर्न पैरियोडिक टेबल का लॉ है, वही था मेंडलीव पैरियोडिक टेबल का लॉ, लेकिन वो लॉ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस था और ये लॉ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है। तो ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट are the periodic function of their atomic number, तो मीन्स मेंडलीव पैरियोडिक लॉ जो था वो क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पैरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और यहाँ क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी उन्होंने कहा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पैरियोडिक फंक्शन होती हैं, यानी हर एक इंटरवल गैप के बाद एक रेगुलर पैटर्न और रेगुलर फंक्शन को फॉलो करती हैं। किस बेस पर? एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो ये था मॉडर्न पैरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पैरियोडिक लॉ जब क्लियर हो गया तो अब बारी आती है कि हमारी मॉडर्न पैरियोडिक टेबल कैसी थी और किस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। तो अगर मैं अपनी मॉडर्न पैरियोडिक टेबल की बात करूं तो हमारी मॉडर्न पैरियोडिक टेबल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था।
अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर था, जो मैं छोटा सा बना रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अभी तो बस आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, हालांकि मैं साइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आपको शो कर दूंगा, ठीक है, और शो हो भी रही होगी, आप देख लीजिए इधर, ठीक। तो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन था हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक, जो कोई मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, आपको हल्का सा दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का डिज़ाइन था, ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ इस तरीके का डिज़ाइन था। अब इस डिज़ाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी, और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो था वो यहाँ पर हाइड्रोजन था, और सेकंड एलिमेंट यहाँ था वो था हीलियम। और इस तरीके से हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल, अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन्स में, ये जो वर्टिकल लाइन्स थी, ठीक है, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल जो वर्टिकल लाइन्स थी कितनी थी, तो यहाँ 2 वर्टिकल लाइन्स यहाँ थी, 6 वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर थी, 6 वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 यहाँ हो गई, 2 वर्टिकल लाइन्स यहाँ हो गई, 6 वर्टिकल लाइन्स यहाँ हो गई, और 10 वर्टिकल लाइन्स यहाँ पर थी, जिसको मैं अभी हल्का सा रफली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन वर्टिकल लाइन्स को, ये जो वर्टिकल कॉलम्स बन गए थे, इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को, इन सारे वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, इन सारे वर्टिकल कॉलम्स को बोला गया ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। तो इन शॉर्ट हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डिज़ाइन था उसमें उसके अंदर टोटल ग्रुप्स कितने थे, तो 18 ग्रुप्स थे। पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप थे, 2 ग्रुप्स ये रहे, 10 यहाँ पर थे, 2 और 10 कितने हो जाते हैं, 12 और 12 और 6 18, यानी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स में डिवाइड थी। इसी तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरीके से वर्टिकल रॉज में डिवाइड किया। और ये जो वर्टिकल रॉज थे, इन रोज़ को क्या बोला गया, तो इन रोज़ को बोला गया पीरियड्स, इन रोज़ को क्या बोला गया, पीरियड्स। और इन शॉर्ट अगर बात करें तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स में डिवाइड थी, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो इस तरीके से अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियड्स थे 7, मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे हमारे पास, 7, इस तरीके से। और यानी मैं यहाँ नंबरिंग भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और वर्टिकल्स जो थे इनको कैसे नंबरिंग करा गया, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये था ग्रुप 18। तो इस तरीके से 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट जब इतनी बात हो जाती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड। यानी ग्रुप में एलिमेंट होते हैं तो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किसी ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा जाता है और किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर किसी पीरियड में एलिमेंट्स को रखा जाता है, ये अब हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो बेसिक डिज़ाइन हमारी पीरियोडिक टेबल का ये था। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने डिस्कस नहीं किया, तो एक्चुअल में अभी हम थोड़ी देर बाद इसको, ये एक सेपरेट ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। जनरली यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कशन में लाएंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसका? सबसे पहले ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल एलिमेंट्स, ऐसे लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, all elements in a group are having same electronic, same general electronic configuration, same general electronic configuration, या फिर हम कहें means they are having similar valence electrons in their outermost shell,
इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप की कि किसी ग्रुप में ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर हैविंग सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या होता है, सेम, और दे आर हैविंग, या हम कहें कि दे आर हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट। जैसे कोई भी ग्रुप है, सपोज करते हैं इस फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम को पुट किया गया, उसके बाद रुबिडियम को पुट किया गया, उसके बाद सीजियम को पुट किया गया और उसके बाद फ्रेंशियम को पुट किया गया। सेकेंड ग्रुप में इसी तरीके से बेरिलियम को पुट किया गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडॉन को पुट किया गया। इसी तरीके से सबको पुट किया गया। सबका शॉर्ट ट्रिक भी है एक्चुअल में पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की, मींस ग्रुप वाइज भी और पीरियड वाइज भी मैंने ऑलरेडी इस लर्न करने की ट्रिक मैंने अपनी वीडियोस में बना रखी है और आपको चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको बस सर्च करना है ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल बाय मयंक नागपाल। अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर और आप पूरी पीरियोडिक टेबल को इजीली मिनटों में कैसे लर्न कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। हालांकि हल्का हल्का सा डिस्कशन यहाँ भी होगा। तो हमने अभी पहले ग्रुप की पहली बात कर रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट टर्म बात कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर हैविंग सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर इस ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ तो इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सारे एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, लिथियम के लिए क्या होगा 1s2 2s1, सोडियम के लिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, ठीक है। पोटेशियम के लिए बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, मीन्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल मीन्स जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। देखिए सबके लिए क्या है, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, ठीक है। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो ये तो सबके लिए n है। उसके बाद सबका कॉमन क्या है, सब में क्या आ रहा है S1 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 कॉमन है, तो हमने लिख दिया NS1। तो इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, मीन्स सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक सेम अपने आउटर मोस्ट वाली शेल में सेम एलिमेंट को, सेम इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं और कितने हैं, सब के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर। तो एक ग्रुप में देखिए, किसी भी ग्रुप में सबसे पहली स्पेशलिटी होती है ग्रुप की कि अगर आप किसी भी ग्रुप में हम स्टडी करेंगे तो ग्रुप में भाई इस ग्रुप में यही एलिमेंट क्यों रखे, बेरिलियम को यहाँ क्यों नहीं रख दिया, कैल्शियम को यहाँ क्यों नहीं रख दिया, रेडॉन को यहाँ क्यों नहीं रख दिया, तो उसका रीज़न ये है कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके जैसे नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके जैसा नहीं है। तो किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट रखे जाते हैं वो किस बेस पर रखे जाते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और उनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। जब सारे एलिमेंट एक ही जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखें तो उनको रखा जाता है एक ग्रुप में। इसी तरीके से अगर बेरिलियम इस वाले ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में इनको रखा है तो इसका रीज़न क्या होगा कि इनके अंदर सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2। मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, सॉरी बेरिलियम का कितना होता है, 3 होता है, तो ये बनेगा 4 होता है, 1s2 2s2, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा आपका 3s2। इसके बाद कैल्शियम का 20 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अब आप देखिए, अब जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 2, ठीक है। और इनका सबका n क्या है, तो n तो सबके लिए कॉमन होगा। s क्या है, s में आए हैं सारे इलेक्ट्रॉन और कितने आए हैं, 2, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इस ग्रुप का, NS2। पहली बात, सब NS2 को फॉलो करेंगे। दूसरी बात कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सबके सिमिलर। तो इस तरीके से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन हो तो तब एक ग्रुप में जो वो ही एलिमेंट रखे जाते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई ग्रुप में। अदरवाइज ग्रुप में एलिमेंट ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं रखे जाते हैं। तो ये ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है। मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो सेकंड प्रॉपर्टी को मैं
डिस्कस करूँगा। ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है किसी ग्रुप में। देखिए ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, होप सो शायद ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड by a definite gap, by a definite gap 2, 8, 8, 18, 18, 32। स्टूडेंट किसी भी ग्रुप में जब एलिमेंट को रखा जाता है, अगर इस ग्रुप की बात करूं, इस ग्रुप की बात करूं या अगले ग्रुप में फिल कर देता हूं, चलिए यहां पर इस ग्रुप को फिल कर लेता हूं, ठीक है। तो इस ग्रुप की बात करूं या किसी भी ग्रुप की बात करूं, किसी भी ग्रुप की बात करूं, किसी भी ग्रुप की बात करूं तो क्या होगा, सब के सब क्या करते हैं, इनमें सब में इस गैप को फॉलो करते हैं। हर एलिमेंट किस गैप को फॉलो करता है, सेपरेट गैप को फॉलो करता है, और वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। और अगर आपको ये गैप स्टूडेंट याद है, यानी ये सीरीज याद है, तो आप पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल में ये गैप एक तरीके का मैजिक नंबर है पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस गैप को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबको पता है। 1 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। 3 में जब आप 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाता है, 3 और 8 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। 11 में आप फिर ये वाला 8 ऐड कर दीजिए तो 11 और 8 हो जाते हैं 19। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 19। इस 19 में आप 18 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 37। तो रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 37। अब इस 37 में आप ये वाला जो बचा हुआ 18 है इसको ऐड कर दीजिए। तो 37 में जब आप 18 ऐड करोगे तो 5, देखिए 37 में अगर आप 18 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये हो जाएगा 55। इसी तरीके से बचा कौन, 32। अगर आप 32 में 55 को ऐड कर दोगे तो 32 में जब आप 55 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7, और ये हो जाएगा 87। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 87। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में मैच भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है और फ्रेंशियम का 87 है। मीन्स दीज आर द मैजिक नंबर जो कि हमें हर ग्रुप का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। चलिए आप ऐसा नहीं है कि इसी ग्रुप में मैच होगा, आप यहाँ देख लीजिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट नीचे आ गए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए आप 2 ऐड नहीं होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करिए आप ऐड करना, 8 को ऐड कीजिए सबसे पहले 4 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 38। 38 में फिर दोबारा 18 ऐड कर दो आप, 38 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 56। और 56 में 32 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 88। तो इस तरीके से इस ग्रुप का भी पता लग गया। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में आप यहाँ ऐड कर लीजिए, इसके लिए जो मैजिक नंबर होगा आपके पास वो होगा 8, 18, 18, 32। यानी आप देखिए इस सीरीज़ के लिए एटॉमिक मैजिक नंबर था 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट फालतू है, केवल इस ग्रुप में एक एलिमेंट फालतू, इसलिए 2 से ऐड करा, ठीक है। इस ग्रुप में मैजिक नंबर था 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन जब 10 जंप करके हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ मैजिक नंबर रह गया 1। जैसे जैसे आगे जब बढ़ते रहेंगे मैजिक नंबर कम होगा। तो सबसे पहले 5 था, 5 में आप 8 जोड़िए, कितना होगा, 13। 13 में आप 18 जोड़ दीजिए। अब 13 में अगर आप 18 ऐड करते हो तो 8 और 3 कितना हो जाता है, 1 कैरी 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 31। तो गैलियम कितना है, 31। 31 में आप फिर 18 जोड़ दीजिए। जब आप 31 में 18 ऐड कर दोगे तो 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 49। तो आप 49 लिख सकते हो। 49 में आप 32 ऐड कर दीजिए। तो 49 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी 1, 4 3 7 8 81। तो इस तरीके से सबका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और इन सबका मैजिक नंबर क्या होगा, इसका 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 ये वाला मैजिक नंबर है। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप के एटॉमिक नंबर भी लर्न कर सकते हो। और ये पता होना चाहिए कि हर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस गैप से चलते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ग्रुप में। तो ये ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ये प्रॉपर गैप से चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप की, तो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स
आर इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब अगर हम किसी भी ग्रुप को उठा लें, सपोज करते हैं पहले ग्रुप को हमने लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और मैं कहूँ कि सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में केवल फर्स्ट शेल होगी और फर्स्ट शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्ट्रक्चर ये हुई। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में कितना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। सोडियम की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल होगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल होगी, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हम यहाँ आए तो केवल एक शेल थी, हाइड्रोजन के लिए कितनी शेल थी, 1, ये तो न्यूक्लियस था। लिथियम के लिए कितनी शेल हो गई, 1 और 1 2, तो जैसी एक शेल बढ़ी, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, एटम का साइज बढ़ गया। सोडियम पर पहुंचे तो शेल कितनी हो गई, 1 2 3, फिर एक शेल बढ़ गई दोस्तों, एक शेल बढ़ गई तो एटम का साइज फिर बढ़ गया। अगर मैं पोटेशियम के लिए यही बनाऊं तो क्या होगा, एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी। रुबिडियम के लिए बनाऊं तो एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप में, अगर हम किसी भी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर एटम का साइज बड़ा होता है, मीन्स यहाँ पर एटम का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक, तो नीचे वाले का साइज ज़्यादा बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो ये क्या है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ को मैं रेगुलर मिटा रहा हूँ, आप साथ साथ कवर कर लेना। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी द फिजिकल properties of the elements, the physical properties of the elements follows a systematic pattern, अब सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करने का मतलब क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, एक रेगुलर गैप है 288 18 18 32 का, तो ये जो रेगुलर गैप है ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। मींस अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जैसे मैं कहूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 2.1 है, सपोज करते हैं केल्विन है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि गैप आया है, साइज बड़ा है, मास बड़ा है, तो हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट में भी एक गैप आएगा। 2.1 है तो 2.3 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं एटम का साइज बढ़ता है, एटम का मास बढ़ता है, तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी एक रेगुलर चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज आता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न, एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करती हैं रेगुलर टॉप टू बॉटम चलते हुए। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप्स, ऑल एलिमेंट्स in a group shows similar chemical properties. All elements in a group शो आ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉलो करने का मतलब क्या है कि सपोज करो जैसे ये ग्रुप है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, तो ये सारे ग्रुप क्या हैं कि ये एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। अगर ये OH के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ये भी OH के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी OH के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी OH के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड फॉर्म करता है तो ये भी ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये भी ऑक्साइड फॉर्म करेगा और ये भी ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर ये सपोज करते हैं कि ये मैग्नीशियम, या हम कहें कि सपोज करते हैं ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, अगर ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो फिर ये भी नहीं करेगा, फिर ये भी नहीं करेगा, फिर ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि दे फॉलो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि अगर पहला एलिमेंट उनके साथ रिएक्ट हो रहा है तो दूसरे वाले भी होंगे, अगर पहला नहीं हो रहा है तो दूसरे वाले भी नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही फॉलो करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि एक किसी ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो क्यों करते हैं। तो बच्चों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करने का रीज़न है दे आर हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिन एलिमेंट्स के पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हर ग्रुप के एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसके पास 1 थे, इसके पास 2 हैं, तो जब ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जिन एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। क्लियर हो जाती है बात। तो ये हुए हमारी ग्रुप की बात कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ग्रुप के बाद बारी आती है पीरियड की। तो पीरियड में कोई खास प्रॉपर्टी को हम लोग शो नहीं करेंगे, आगे आएंगी उनको। तो पीरियड क्या होते हैं, तो हम लिखते हैं द हॉरिजॉन्टल रोज, द हॉरिजॉन्टल रोज, ये पीरियड की बात हो रही है। द हॉरिजॉन्टल रोज present, the horizontal row present in the periodic table, present in the periodic table, present in the periodic table are called as periods। उनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं पेरियोडिक टेबल में इस तरीके से वो क्या है, पीरियड्स हैं। एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स इन पेरियोडिक टेबल इज कितना, 7। तो हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड है। ठीक है, तो पीरियड में इतना ही, ग्रुप में आपको काफ़ी कुछ बताया। ठीक है, तो इस तरीके से पेरियोडिक टेबल ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड होती है। अब ग्रुप्स और पीरियड में डिफाइन करने के बाद पेरियोडिक टेबल को हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर पार्ट में बांट सकते हैं कि सर अब क्यों बांटें फर्दर पार्ट में, जब ग्रुप और पीरियड में हमने एक्सप्लेन कर लिया तो अब हमें आगे एक्सप्लेन करने की क्या नीड है। तो क्योंकि हमें सिस्टमेटिक स्टडी करनी है और अपनी स्टडी को और ज़्यादा आसान बनाना है, तो हम क्या करें, इसका फर्दर छोटा सा क्लासिफिकेशन अगर हम कर दें तो क्या होगा, और आसानी से हम इस पूरी पेरियोडिक टेबल की क्या कर सकते हैं, और आसानी से पूरी पेरियोडिक टेबल की स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस पूरी पेरियोडिक टेबल को हम ब्लॉक्स वाइज बांटते हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन ऑल्सो सेपरेट the whole periodic table in 4 separate blocks। और वो ब्लॉक्स कौन से हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। मीन्स हमने 4 ब्लॉक्स में हम पूरी पेरियोडिक टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर हमें और ज़्यादा फर्दर इजी स्टडी बनानी है कि हम पेरियोडिक टेबल को और ज़्यादा इजीली स्टडी कर पाएँ, तो हमने पूरी पेरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, 4 ब्लॉक्स में फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं। अब आप देखिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ये जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस ब्लॉक। ये जो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 है, यानी 6 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको बोलते हैं स्टूडेंट पी ब्लॉक। इनको हम क्लासिफाइड करते हैं पी ब्लॉक में। वहीं पर ये जो 10 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, 10 ब्लॉक दिख रहे हैं, 10 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं जिनको हम ग्रुप बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अभी जो नीचे जो 2 लाइंस आपको दिख रही हैं इनको बोला जाता है स्टूडेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी इसको हम एफ ब्लॉक में बांटते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें और ज़्यादा फर्दर स्टडी करनी है और इजी स्टडी करनी है तो हम पूरी पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब बारी आती है कि केवल इन्हीं एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों बोला गया, इनको क्यों नहीं बोला गया, या इनको क्यों नहीं बोला गया, या इनको क्यों नहीं बोला गया। इन्हें अब
कि इनको डी ब्लॉक क्यों बोला गया, इनको एस क्यों नहीं बोला गया, इनको पी क्यों नहीं बोला गया, इनको पी ही क्यों बोला गया, ठीक है, इनको एफ ही क्यों बोला गया, कोई और नाम दे सकते थे कि इसको एफ बोल देते, इसको पी बोल देते, तो क्यों नहीं बोला, और अगर इसे पी बोला है तो क्यों बोला है, ये भी तो क्वेश्चन है ना एक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन ग्रुप्स को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इन 2 ग्रुप को, इन 6 ग्रुप को ही पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया, इन 10 ग्रुप को ही डी ब्लॉक और इनमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया, और इनको एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा गया। अब इस बात की स्टडी करते हैं। चलिए रीज़न समझते हैं। सबसे पहले अगर इस बात का रीज़न समझें तो हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक हम किसे कह रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट, ये है ग्रुप फर्स्ट और ये है ग्रुप सेकेंड। इस ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जा रहा है, एस ब्लॉक बोला जा रहा है। तो क्यों, तो चलिए इसका रीज़न है, वाई का रीज़न देते हैं आपको क्यों। देखिए एस ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है, एस ब्लॉक बोलने का रीज़न है कि अगर मैं इस ग्रुप में या इस वाले ग्रुप में किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, चलिए पहले मैं एस का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ किसी भी एलिमेंट का, सपोज करते हैं सोडियम ले लिया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन फिल करूँगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, ठीक है, ये होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से सपोज करो सोडियम की जगह मैं यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर रख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 रख दिया। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया गया है, किस शेल में आया है, एस में। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में आया है, एस में। इसी तरीके से कैल्शियम जो कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट था, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर रुका है, एस सब शेल में। जब, अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जब वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस सब शेल में आकर रुकता है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आकर रुकता है, उन एलिमेंट्स को वही ब्लॉक बोला जाता है। जैसे सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आकर स्टे करा है तो इसलिए ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। वहीं कैल्शियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर स्टे करा है, एस में, तो ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से अगर हम इनमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर स्टे करेगा, एस सब शेल में। और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाकर स्टे करता है तो वो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है। आप इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जाकर स्टे करेगा। इसी तरीके से अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर हम लें तो पी ब्लॉक में सपोज करते हैं एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज करो सल्फ़र ले लेते हैं तो सल्फ़र के लिए होगा 16 एटॉमिक नंबर होता है और क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज करो नियॉन ले लेते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और बनेगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर जब एल्यूमिनियम के केस में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टे करा, पी में। सल्फ़र के केस में लिखा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पी में। नियॉन के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करा, पी में। तो इसका मतलब जब एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करेगा तो वो क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे और उस ब्लॉक को बोला जाएगा पी ब्लॉक। तो ये जितने भी ग्रुप 13 14 15 17 और 18 क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में जाकर स्टे करता है। इसी तरीके से अब आपको बात समझ में आ गई होगी डी और एफ की, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डी का तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज है ना, आयरन कोबाल्ट, ये सब डी है। सपोज करते हैं स्कैंडियम के लिए लिखता हूँ, स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ठीक है 2 और 3d1, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो आयरन के लिए लिखें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। वहीं अगर सपोज करो मैं जिंक के लिए लिखता हूँ तो जिंक का क्या होगा, 30 एटॉमिक नंबर है तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जब मैंने इस ब्लॉक में से, हालांकि मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, बोर्ड पर भी जगह नहीं है, हमें केवल कंसेप्ट समझना है। तो क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को उठा के मैं कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूँ तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा, और अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में गया है तो इसका मतलब दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन डी ब्लॉक्स एलिमेंट को एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोला जाता है, तो अभी सारी बातें बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है। इसी तरीके से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो एफ ब्लॉक हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जा रहा है, कि अगर आप यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टे करेगा, एफ सब शेल में स्टे करेगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में स्टे करेगा तो ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इस तरीके से ब्लॉक में बांटा जाता है, ठीक है, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल को। और इन ब्लॉक्स को ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों बोला जाता है तो वो भी आपको समझ में आ गया। अब इन ब्लॉक्स की स्टडी करेंगे कि एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट की, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और किस ब्लॉक को किस तरीके से याद किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।